हेलो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कक्षा 10 का पहला अध्याय जिसका नाम था वास्तविक संख्याएं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे अध्याय पर जिसका नाम है बहुपद। क्या नाम बच्चे? बहुपद। आज हम बहुपद को कंप्लीट पढ़ेंगे। पूरे बहुपद को एक ही वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं इस बहुपद के टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना बच्चे? आइए देखते हैं। अगर देखा जाए बहुपद में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। सबसे पहले हमको पढ़ना है परिचय और कुछ परिभाषाएं। परिचय का मतलब ये नहीं कि आपको अपना परिचय बताना है, हमको परिचय बताना बच्चे किसका परिचय बताना है? बहुपद का परिचय बताना है। क्या बताना है? बहुपद का परिचय और कुछ परिभाषाएं बतानी है। ठीक है। सेकंड टॉपिक हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। अगर हम तीसरे टॉपिक की बात किया जाए बहुपद का मान पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे और बच्चा एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों के योग और शून्यांकों के गुणांकों में संबंध। तो लगभग ये 4 से 5 टॉपिक है। अगर मैं इसको अच्छे से हम लोग कवर कर लेते हैं तो ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुपद छोटा सा टॉपिक है। ठीक है ना? और जल्दी से कवर हो जाएगा। आइए हम लोग एक एक को चर्चा करते हैं। सबसे पहला जिसका नाम क्या है बच्चे? परिचय और कुछ परिभाषाएं। तो परिचय और परिभाषाओं में देखते हैं कि बहुपद क्या है। क्या लिखा गया बच्चे कि बहुपद क्या है? ये बहुपद क्या है बच्चे? तो बहुपद क्या होता है? बहुपद वह गणितीय अभिव्यक्ति है। क्या कह रहा है बच्चे? कि बहुपद वह गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें एक या अधिक चर। कितने बच्चे? जिसमें एक या अधिक चर और अचर भी होते हैं। ठीक है ना? एक ऐसी गणितीय अभिव्यक्ति जिसमें एक या अधिक चर हो और अचर भी हो। ठीक है ना? अगर ऐसा होता है और उन चर अचर को कैसे व्यक्त करते हैं बच्चे? जोड़, घटाव या गुणा द्वारा जोड़े जाते हैं। ठीक है ना? एक ऐसी गणितीय अभिव्यक्ति जिसमें हम एक या एक से अधिक चर और अचर होते हैं और उन्हें जोड़, घटाव या गुणा द्वारा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है ना? बहुपद में अज्ञात की जो घातें होती हैं वो केवल पूर्णांक होती हैं। ठीक है ना? बहुपद में जो भी अज्ञात, अज्ञात का मतलब क्या हुआ बच्चे? अज्ञात का मतलब यहाँ किससे है? अज्ञात का मतलब चर से है। किससे है? चर से। ठीक है ना? अज्ञात का मतलब चर से है। यदि चर की घातें केवल पूर्णांक होती है, क्या होती है बच्चे? केवल पूर्णांक होती हैं। हम ये कह सकते हैं पूर्णांक तो हम जानते हैं 3 होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य पूर्णांक। लेकिन यहाँ क्या है? पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन कैसा पूर्णांक होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जो उसकी घात हो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और भिन्न नहीं होना चाहिए। इसका मतलब होना क्या चाहिए? वो धनात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चे? धनात्मक। आप आगे पढ़ेंगी कि x कैसा होना चाहिए? जो चर होना चाहिए उस चर की घातें कैसी होनी चाहिए? बस सकारात्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे 2x³ 3x² -x+5, यहाँ x घात 3 है, यहाँ x घात 2 है, यहाँ पर 1 है। तो चर की जितनी भी घातें वो कैसी हैं बच्चे? धनात्मक है। कैसी हैं? धनात्मक। और इसकी घात भिन्न नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं किसी की भी घात, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, किसी भी चर की घात भिन्न नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? तो आप कहेंगे ये बहुपद के उदाहरण है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट अब हम ये पता करते हैं कि कैसे पता करेंगे। बहुपद तो जान ही गए हैं, कौन सा बहुपद नहीं होगा? ऐसी कौन सी कंडीशन आएगी जिसमें हम ये बताएंगे कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। सबसे पहला आपके सामने लिखा गया है x⁻⁻1 + 3। x⁻⁻1 अभी हमने पीछे ही पढ़ गया है कि चर की घात ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चर की घात क्या होनी चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो इसकी घात क्या हो गई है? ऋणात्मक हो गई है। x की पावर कितना हो गया बच्चे? -1, अर्थात ये ऋणात्मक हो गया है। इसीलिए क्या नहीं होगा? यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना? अगला देखते हैं। लिखा गया है 1/x। क्या लिखा बच्चे?
1/x+2, अर्थात जो हमारा x है, जो चर है, हम देख रहे हैं एक भिन्न के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया? अगर भिन्न के रूप में हो जाएगा तो भी हम कहेंगे यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना। एक कंडीशन ये हो गई, अगर चर की घात ऋणात्मक हो जाए तो नहीं होगा, चर अगर भिन्न में हो जाएगा तो भी वह बहुपद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया √x+5, पूछा जा रहा है ये बहुपद है कि नहीं। ठीक है ना। हम देखते हैं x रूट के अंदर लिखा हुआ है √x, इस रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है ना। √x का मतलब क्या होता है बच्चे? x की घात 1/2। तो हम ये कह सकते हैं जो x की घात है वो कैसा हो गया है? एक भिन्न हो गया है। अब हम पीछे ही पढ़ के आए हैं, अगर x की घात तो ऋणात्मक हो जाए या x की घात क्या हो जाए बच्चे? एक भिन्न हो जाए, तो हम ये कहेंगे वह बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। हम क्या कहेंगे? √x एक क्या है? उसकी घात एक भिन्नांक है, उसकी घात एक भिन्न है। ठीक है ना। या ये भी कह सकते हैं हम लोग, अगर कोई भी चर किसके अंदर आ जाए, अगर कोई भी चर रूट के अंदर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वह क्या नहीं होगा बच्चे? बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं 1/x²। अगर हम 1/x² की बात किया जाए तो हम ये जानते हैं घातांक के रूल में, अगर कोई भी घात हर महज अगर ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात क्या होती है? साइन बदल जाता है। प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, और माइनस में है तो बच्चे प्लस। यहाँ दो क्या है? धनात्मक है, ऊपर जाने की वजह से घात क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो हमने ये देखा जो चर है उसकी घात क्या हो गई है? उसकी घात एक ऋणात्मक संख्या हो गई, एक ऋणात्मक संख्या हो गई। तो x² की घात जो ऋणात्मक घात हो गई है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा बच्चे। ठीक है ना। हमने क्या देखा कि बहुपद में चर, बहुपद वही होगा जिसमें चर केवल क्या होना चाहिए? सकारात्मक पूर्णांक घातें होनी चाहिए। ठीक है ना। सकारात्मक का मतलब धनात्मक पूर्णांक। ठीक है ना। धनात्मक पूर्णांक घातें अगर ऐसी हैं तो वह बहुपद होगा, और लेकिन अगर उसकी घात कोई भिन्न ऋणात्मक हो जाए, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में वह बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुपद की परिभाषा और कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है ना। बहुपद के प्रकार में देखते हैं, तो अगर हम प्रकार की बात करें बच्चे, तो सबसे पहला प्रकार, ठीक है ना, आपसे क्या पूछा गया? बहुपद का प्रकार। वो भी किस आधार पर ये पूछा गया है? घात के आधार पर हम देखते हैं कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं बहुपद के प्रकार में, पहला है बच्चे एक घातीय बहुपद। कौन सा है? एक घातीय बहुपद। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग द्विघातीय बहुपद। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। चौथा पढ़ेंगे चतुर्घात बहुपद, और पांचवा पढ़ेंगे पंचघात बहुपद। ठीक है ना। तो अर्थात घात के आधार पर हम लोग 5 प्रकार के क्या पढ़ेंगे? बहुपद। पहला नाम में ही रखा हुआ है एक घातीय बहुपद, अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसकी सर्वाधिक घात, सबसे ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए बच्चे? एक हो। कितनी होनी चाहिए? एक हो। एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए? एक हो। जैसे 3x, x की पावर कितनी है, और घात देखी किसकी जाती है? चर की, ना कि अचर की। यहाँ पे 3 भी है, 5 भी है, लेकिन हम उनकी घात नहीं देखना है, देखना किसकी घात है? चर की, x की, y की, z की। हम चर की घात को देखेंगे। तो यहाँ x की घात कितनी है? एक है। अधिकतम घात एक होने की वजह से ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? एक घातीय बहुपद कहेंगे। दूसरा क्या है? द्विघातीय बहुपद। ठीक है। द्विघाती का मतलब जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। जैसे एग्जांपल में देखते हैं x घात 2 है और यहाँ x घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात कौन होगी? तो आप कहेंगे 2 इसकी सबसे बड़ी घात है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिखा त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब नाम से ही, अर्थात अधिकतम घात कितनी रखेगा ये?
अधिकतम घात कितनी रखेगा, 3 रखेगा अपने पास। अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए बच्चे, 3 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऐसे बहुपद को हम लोग त्रिघात बहुपद कहेंगे। चौथा हमारे पास है बच्चे चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद क्या होगा, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, कहेंगे आप 4 होनी चाहिए, अधिकतम घात 4। हम देखते हैं x घात 2 है, यहाँ भी, यहाँ x घात 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे दोनों में बड़ा कौन है, 4। अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए बच्चे, 4 होगी, ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्घात बहुपद कहेंगे। पांचवे की चर्चा करते हैं जिसका नाम क्या है, पंचघात बहुपद। नाम में ही रखा है पंचघात, अर्थात वो 5 घात लिए हुए है। एक ऐसा बहुपद जो अपने पास कितनी घात रखता है बच्चे, 5 घात रखता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ x घात 5 लिखा हुआ है, यहाँ x घात 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो हम देखते हैं 5, 3 और 1 में बड़ा कौन है, आप कहेंगे सर इसमें 5 बड़ा है, अर्थात अधिकतम घात कितनी है, कहेंगे 5। ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, पंचघात बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, ये था बच्चा बहुपद के प्रकार, लेकिन किसके आधार पर, घात के आधार पे था। ठीक है ना, घात के आधार पर हमने देखा 5 प्रकार के हमारे पास क्या है, बहुपद है। पांचों को हमने पढ़ा, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघाती, चतुर्घात और पंचघात। ठीक है ना, आगे चलते हैं बच्चे हम लोग। अगला टॉपिक है फिर से वही बहुपद के प्रकार, लेकिन किसके आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। किस आधार पर बच्चे, हम लोग पढ़ेंगे पदों की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार, कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर पढ़ेंगे, पदों की संख्या के आधार पर। तो सबसे पहला देखते हैं, नंबर 1, नाम क्या है बच्चे इसका, आप कहेंगे सर इसका नाम है एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होता है बच्चे, एक पदी बहुपद वो होगा, नाम से ही आप देख रहे होंगे, एक पदी का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद होने चाहिए, एक पद होना चाहिए। ऐसा बहुपद कह रहा, एक ऐसा बहुपद जिसमें कितने, एक पद होना चाहिए। कितने बच्चे, एक पद होना चाहिए। ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, एक पद। जैसे 3x², इसमें कितने पद हैं, एक पद है, हम कहेंगे कौन सा बहुपद होगा, एक पदी बहुपद। पद अलग कैसे होते हैं बच्चे, पद अलग होने के लिए सिर्फ 2 साइन की ही आप लोग याद रखेंगे, या तो प्लस या तो माइनस, इन 2 साइन को याद रखेंगे। अगर कहीं भी प्लस और माइनस दिखा तो पद अलग हुआ, अगर ऐसा नहीं दिखा तो कितने पद होंगे, वो एक ही पद रहेंगे। तो 3 और x के बीच में ऐसा कोई साइन नहीं था, ना तो प्लस ना माइनस, तो ये पद कितने होंगे, आप कहेंगे सर ये एक पद है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं बच्चे, दूसरा नाम क्या है इसका, द्विपदी बहुपद। कौन सा बच्चे, द्विपदी बहुपद, अर्थात नाम से ही दिख रहा है द्विपदी, 2 पद, जिसमें 2 पद। कितने पद होने चाहिए, एक ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो। कितने पद बच्चे, जिसमें 2 पद होते हैं, जिसमें 2 पद होंगे, हम कहेंगे वह कौन सा बहुपद होगा, 2 पद, उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे x + 5 में कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 2, 1 और 2। देखिए प्लस लगने से पद अलग हो गए, एक पद प्लस के उधर हो गया, दूसरा इधर हो गया, तो कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। ठीक है ना, आगे देखते हैं बच्चे, अगला है हमारे पास त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी का मतलब क्या होगा, एक ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। आप देख रहे होंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद, जिसमें 3 पद होगा, हम कहेंगे वह कौन सा बहुपद होगा, त्रिपदी बहुपद होगा। ठीक है ना, अगला हमारे पास बहुपदी बहुपद। कौन सा बच्चे, बहुपदी, जिसमें बहुत सारे पद हो, 1 होगा तो एक पदी, 2 होगा तो द्विपदी, 3 होगा तो त्रिपदी बहुपद। लेकिन जिसमें 3 से ज्यादा पद हो जाएं, 3 से ज्यादा पद हो जाए, उसे क्या कहेंगे, जिसमें 3 या 3 से अधिक पद होते हैं बच्चे, उसे हम लोग क्या कहेंगे,
उसे हम लोग बहुपदी बहुपद कहेंगे। जिसमें 3 से अधिक पद हो जाएंगे ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपदी बहुपद। इसमें देखते हैं 3 से ज्यादा हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 3 से ज्यादा पद होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ेगा, बहुपदी बहुपद। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक जिसका नाम था बहुपद के प्रकार पदों की संख्या के आधार पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे। आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार में ही, लेकिन किसके आधार पर। तो आधार की बात किया जाए तो हम लोग इसको किसके आधार पर पढ़ेंगे बच्चे, चरों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर बच्चे, चरों की संख्या के आधार पर पढ़ते हैं। तो चरों की संख्या के आधार पर हम देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा बच्चे, एक पहला जिसका नाम क्या है, एक चर बहुपद, जिसमें सिर्फ एक चर हो बच्चे। एक ऐसा बहुपद जिसमें कितने चर होते हैं, सिर्फ एक चर होते हैं, ठीक है ना। जिसमें कितने चर होंगे, एक चर। देखिए ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर होते हैं, कितने चर होंगे, सिर्फ एक चर होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसमें सिर्फ x है, एक ही चर है, ठीक है ना। चर का नाम क्या है, x। अगर वो चर सिर्फ इसमें चर कौन है, आप कहेंगे इसमें चर कितना है, इसमें चर x है, ठीक है ना, और एक ही चर है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये कौन सा बहुपद होगा, एक चर बहुपद। और दूसरे की बात करें जिसका नाम क्या है, द्विचर बहुपद। द्विचर बहुपद का मतलब एक ऐसा बहुपद जिसमें चरों की संख्या कितनी हो बच्चे, दो चर हो। जिसमें कितने चर हो, दो चर होते हैं, ऐसे बहुपद को हम लोग द्विचर बहुपद के। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अर्थात इसमें दो चर हो गए, एक्स के साथ साथ कौन आ गया बच्चे, वाई भी हो गया, अर्थात दो चर हो गए। अगर एक ही चर होता तो क्या बोलते, एक चर बहुपद। दो चर होने की वजह से क्या बोलेंगे इसे, द्विचर बहुपद। अब अगर दो से ज्यादा हो जाए, दो से ज्यादा का मतलब तीन या उससे अधिक चर अगर किसी बहुपद में मिल जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुचर बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, उसे हम लोग बहुचर बहुपद कहेंगे। अर्थात एक ऐसा बहुपद जिसमें तीन, कितने बच्चे, जिसमें तीन या उससे अधिक चर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बहुचर बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस 3xyz, इसमें हम देखते हैं चरों की संख्या तीन है। कौन कौन सा है, एक्स है बच्चे, वाई है और जेड है। और जिसमें तीन या उससे अधिक चर हो जाते हैं ऐसे बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, बहुचर बहुपद कहेंगे। यह टॉपिक था जिसका नाम क्या था बच्चे, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार को हम लोग चरों की संख्या के आधार पर, घात के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर तीन तरीके से हमने इसको देखा और अच्छे से पढ़ा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है आपके सामने, बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, अर्थात बहुपद का मान। क्या चीज होता है बहुपद का मान, अगर बहुपद का मान, ठीक है ना, बहुपद का मान, ठीक है ना। तो बहुपद का मान क्या होगा बच्चे, बहुपद का मान जब किसी बहुपद f x, हमारे पास कोई बहुपद है f x, x के स्थान पर कोई भी संख्या रख दीजिए, कोई बहुपद हमारे पास हो और x की जगह हम कोई भी मान रख दें, ठीक है ना, कोई भी जो आपको समझ में आए वो मान आप, कोई भी एक नंबर, एक निश्चित संख्या रखी जाती है। अर्थात अगर हमारे पास, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक बहुपद है, नाम क्या है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहां पर अगर हम एक निश्चित संख्या मान लेते हैं 2, आप कुछ भी लिख दीजिए, आप 1 लिख दीजिएगा, x की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अभी हमने x की जगह पे क्या रखा बच्चे, 2 रखा। अगर हम x की जगह पे 2 रखेंगे कुछ भी आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे, प्लस 3 दूना 6 प्लस 1, अर्थात 6 दूना 8 प्लस 6 प्लस 1, 6 4 8 6 14 और 1 15, अर्थात मान कितना आया बहुपद का, 15। लेकिन क्या रखने पर 15 आया, तो आप कहेंगे x की जगह पे, x की जगह पे हमने क्या रखा है, तो आप कहेंगे x की जगह पे
2 रखने से हमें 15 मिला है। और भी आप मान निकाल सकते थे, अर्थात अगर मैं कहूँ x बराबर 1 रख दीजिए, आप 1 रख लीजिए, 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, रख के देखिए कि 2 1 का स्क्वायर करते हैं बच्चे, 3 इंटू 1 लिखते हैं, प्लस 1 लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 1 कम 1, 3 2 5 और 1 6, तो कुछ और मान आएगा। अर्थात बहुपद का मान का मतलब है कि हम x के स्थान पर कोई भी एक निश्चित मान रख लें, कोई भी मान रखेंगे, ठीक है ना, कोई भी रखने से हमें उस बहुपद का क्या मिल जाएगा। अगर हम x की जगह पे कोई भी एक संख्या, जो भी आपको अच्छा लगे, 1 2 3 4 5 6 जो भी कुछ लगे वो रखिए, तो आपको उस बहुपद का क्या निकल के आएगा, मान, ठीक है ना। और कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं इसमें, महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है बच्चे कि बहुपद का मान निकालने के लिए, बहुपद का मान निकालने के लिए x के स्थान पर दिए गए मान को रखकर साधारण गणना करते हैं, सिंपल, ठीक है ना, एकदम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग करते आए हैं, ठीक है ना। बहुपद का मान किसी भी बिंदु x पर उस बिंदु का क्या होता है, ग्राफ y का मान होता है, ठीक है ना, y का मान दर्शाता है। शून्य जांचने में भी बहुपद के मान की गणना की जाती है, f(x) बराबर 0 है या नहीं, ठीक है ना। अगर हम कोई x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कुछ मान आ जाता है, हम उस वैल्यू को अगर वहां रखने पर वो f(x) की वैल्यू को देखते हैं 0 रखने पर कि वो 0 है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, मान लीजिए जो अभी पीछे हमारे पास था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, हमने x बराबर 2 रखा था बच्चा, रखने पर आंसर कितना आया था, 15 आया है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 2 पर बहुपद का मान कितना होगा, 15 होगा, ठीक है ना। ये टॉपिक था बहुपद का मान, अर्थात x के स्थान पर कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 0, कुछ भी लिखने पर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी, जो मान आएगा, वो मान किसका कहलाएगा बच्चे, वह मान बहुपद का मान कहलाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यक। क्या नाम बच्चे, अगले टॉपिक का नाम है बहुपद के शून्यक, ठीक है ना, बहुपद के शून्यक, ठीक है ना। बहुपद के शून्यक की बात किया जाए तो किसी बहुपद के उन मानों को, ठीक है ना, किसी बहुपद के उन मानों को शून्यक या मूल कहा जाता है। शून्यक कहेंगे या तो मूल कहेंगे, ठीक है ना, जिन पर बहुपद का मान क्या होता है, शून्य हो जाए, ठीक है ना। कह रहा है बहुपद के उन मानों को हम लोग शून्यक कहते हैं, ठीक है ना। शून्यक या मूल कहेंगे जिन पर बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाता है। अर्थात किसी बहुपद f(x) के लिए fa इक्वल टू 0, अगर fa हम क्या करते हैं 0 करें तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, उस बहुपद का क्या होगा, एक शून्यक कहलाएगा, ठीक है ना। अर्थात हमारे पास एक फंक्शन हो, f(x) हो, कोई भी फंक्शन हो, f(x) कोई फंक्शन हो, कोई बहुपद हो हमारे पास, अगर x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं बच्चे, a रख रहे हैं, x की जगह पे क्या रख रहे हैं, a रखने से अगर हमारा बहुपद का मान क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, तो जो रखने पर 0 आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मूल या शून्य कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपको जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, उदाहरण कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, नाम क्या है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखा जाए, कहा गया है कि इसके हमको शून्य बताना है, तो इसमें कौन कौन सा मान रखें, ये पूरा क्या हो जाए, इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व करने पर x का जो मान आया है वो 2 मान आए हैं, एक x बराबर 2 आया है और एक x बराबर कितना है बच्चे, 3 आया हुआ ना। इस बहुपद को सॉल्व करने के लिए हम 9th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है ना, कि बहुपद का मान कैसे सॉल्व किया था, कैसे निकाला जाता है। x का मान हम लोग निकाले वहां पर कितना, x बराबर 2 और x बराबर 3, इसका मतलब x बराबर 2 या 3 अगर इस बहुपद में रखा जाए तो पूरा आंसर क्या हो जाना चाहिए, 0। आइए रख के देखते हैं, अगर हम 2 रख दें तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -5 गुणे 2 प्लस 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10 प्लस 6, 6 और 4 10,
-10, 10 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा बच्चे? 0। क्या रखने पे 0 आया? x बराबर 2 रखने पर 0 आया, इसीलिए हम 2 को क्या कहेंगे? हम 2 को इस बहुपद का क्या कहेंगे बच्चे? मूल या शून्यक कहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही 3 रखने पर भी इस बहुपद का मान क्या आएगा? 0 आएगा, तो हम 3 को भी क्या कहेंगे? 3 इस बहुपद का क्या है? दिए गए बहुपद का मूल है या शून्यक है, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, क्या बताता है महत्वपूर्ण तथ्य में, ये ध्यान से देखते हैं। लिखा है किसी n घातीय बहुपद के अधिकतम घात n शून्यक हो सकते हैं, ठीक है ना। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ बच्चे, किसी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात, जो अधिकतम घात होगी, ठीक है ना, उसके उतने ही शून्यक होंगे। जैसे लिखा है x + 1, x की पावर कितनी है? 1, इसका मतलब इसके शून्यक कितने होंगे? 1 होंगे। इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे? 1 होंगे। अगर लिखा हो x² + 2x + 5, यहाँ x की घात कितनी है? तो आप कहेंगे x घात 2 है, इसके शून्यक भी कितने होंगे? 2। कहने का मतलब किसी बहुपद की जो घात होगी, जितनी भी घात होगी, अधिकतम घात जितनी होगी, उसके उतने ही क्या होंगे बच्चे? शून्यक होंगे, उसके उतने ही मूल होंगे, ठीक है ना। ये थी पहली लाइन, उसके n शून्यक होंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यदि सभी शून्यक ज्ञात है, अगर हमको सभी शून्यक क्या है? ज्ञात है, तो बहुपद को गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हमको सारे शून्यक पता हो, अगर हमको शून्यक पता हो, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले निकाले थे x बराबर 2, x बराबर 3, ठीक है ना। हमको शून्यक पता है, एक x की वैल्यू कितनी है? 2 है, और दूसरा x की वैल्यू कितनी है? 3 है। अगर हमको शून्यक पता हो तो हम बहुपद बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर हम 2 को उधर ले चले बच्चे, तो ये x - 2 हो जाएगा। या ये कह सकते हैं, बहुपद बनाने के लिए, ठीक है ना, उन शून्यांकों को हम ये कह सकते हैं, उनका साइन बदल देता है। अगर प्लस में है तो माइनस करके, माइनस में तो प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई करना x के साथ। x - 2 ये इधर आएगा, x - 3, और इन दोनों का आपस में क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई, तो द्विघात बहुपद हमको अपने आप से मिल जाएगा। अर्थात वह बहुपद, अगर हमको शून्यक पता हो, बहुपद को गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। शून्यक पता था 2 और 3, उसको हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ये थी हमारी दूसरी लाइन, ठीक है ना। तीसरी बात क्या कह रहा है बच्चे? तीसरी बात हमसे कह रहा है, ग्राफ पर बहुपद के शून्यक के वे बिंदु होते हैं। कह रहा ग्राफ पर बहुपद के जो शून्यक होते हैं, वे बिंदु होते हैं जहां ग्राफ x अक्ष को काटता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चे? कह रहा है, अगर कोई ग्राफ है हमारे पास, कह रहा शून्यक वे होंगे, ठीक है ना, शून्यक वही होंगे जो x अक्ष को काटेगा। शून्यक वहां होगा जहां ग्राफ हमारा किसको कट करेगा बच्चे? x अक्ष को। जैसे अगर ये ऐसे कोई भी हमारे पास ग्राफ, कोई लाइन गई हुई है, ठीक है ना, कोई ग्राफ खींचा गया, वो ऐसे गया हुआ है, x अक्ष के पैरेलल है, तो x अक्ष को तो नहीं कटा। x अक्ष को नहीं कटा, तो इसका मतलब शून्यांक क्या होगा? जो शून्यक होगा, वो शून्यक यहाँ कितना होगा? 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन x अक्ष को काट दिया, जैसे ये देखिए काट दिया, कितनी जगह काटा है? x अक्ष को 1, 2 जगह पे काट दिया। हम कहेंगे इस ग्राफ के, अर्थात हम कह सकते हैं इस बहुपद, जो ग्राफ पर बहुपद है, ठीक है ना, पूछा जाए इसके कितने शून्यक होंगे, तो x अक्ष को जहां कट करेगा, जितनी बार कट करेगा, उसके उतने ही क्या होंगे बच्चे? शून्यक होंगे। तो इसके कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। अगर ये और जगह पे काट दे ऐसे, हम के इसके 3 शून्यक होंगे, और काट दे क्या कहेंगे? 4 शून्यक। अर्थात x अक्ष को जितनी जगह कटेगा, ठीक है ना, ग्राफ हमारा जो होगा, बहुपद का जो भी ग्राफ होगा, ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा, जहां जहां कटेगा, हम ये कह सकते हैं उतने ही उस बहुपद के क्या होंगे? शून्यक होंगे। ये था तीसरा पॉइंट बच्चे, ठीक है ना। और ये टॉपिक था जिसका नाम क्या था? बहुपद के शून्यक। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुपद के शून्यक अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक नाम क्या है? किसी बहुपद के शून्यांकों के योग और गुणांकों में संबंध। ये लास्ट टॉपिक है बेसिक। बहुपद में अगर हम देखें
पूछा क्या गया है बच्चे हमसे, किसी बहुपद के शून्यांकों के योग और गुणांकों में संबंध। ठीक है ना, किसी बहुपद के शून्यांकों के योग और गुणांकों में क्या रिलेशन होता है, आइए देखते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे ये हमारा बेसिक लास्ट है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं क्या है गुणांकों अर्थात शून्यांकों के योग और गुणांकों में क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन है, छोटा सा टॉपिक लिखा, यदि किसी बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, हमारे पास कोई एक बहुपद है, बहुपद का नाम क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके शून्यांक हमारे पास कौन कौन है, एक का नाम है बच्चे अल्फा और दूसरे का नाम क्या है बीटा। अगर हमारे पास कह रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, पीछे ही पढ़ के आए हैं कि किसी बहुपद की जितनी घात होगी, किसी बहुपद की जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे, उतने ही मूल होंगे। घात 2 थी इसलिए इसके मूल या उसके शून्यक कितने होंगे, तो एक का नाम अल्फा है, दूसरे का नाम बीटा है। ठीक है ना, तो उनके बीच का जो रिलेशन होगा उनके योगफल और गुणनफल का, आइए देखते हैं क्या। पहला रिलेशन की बात किया जाए गुणांकों के बीच में, तो सबसे पहला शून्यांकों का योगफल पूछा गया, अर्थात शून्यांकों का योगफल का मतलब बच्चे अल्फा प्लस बीटा के बारे में पूछा गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा होता है अर्थात शून्यांकों का योगफल माइनस क्या होगा बच्चे, माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, क्या होगा बच्चे, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है कहेंगे बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपसे पूछा जाएगा, आप आंसर क्या बताएंगे, मूलों का योगफल में माइनस बी बटे ए। अगर मैं सेकंड जिसका नाम क्या है मूलों का गुणनफल की बात किया जाए अर्थात अल्फा इंटू बीटा की बात किया जाए, ये क्या होगा बच्चे, ये होगा आपका अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद क्या है बच्चे, इसमें तो आप कहेंगे सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है ए। तो क्या कहेंगे, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। ठीक है ना, मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए और मूलों का गुणनफल होगा सी अपान ए। ठीक है ना, जैसे हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर देखा जाए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, तो आप कहेंगे 1 है। पूछा जाए x का गुणांक कितना है जिसे हम b कहेंगे, -5 है। अचर पद कौन है कहेंगे वो c, इसका नाम क्या है 6। ठीक है ना, अब शून्यांकों का योगफल पूछा जाएगा, क्या बताएंगे -5, b अपान ए होता है बच्चे फार्मूला, क्या होता है माइनस बी अपान ए। तो माइनस तो फार्मूले का हुआ, b की वैल्यू भी माइनस में है और a की वैल्यू कितनी है कहेंगे 1 है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर कितना आया 5। ठीक है ना, ऐसे सी अपान है, सी की वैल्यू कितनी है बच्चे, सी अपान ए, सी की वैल्यू कितनी है 6, ए की वैल्यू कितनी है 1, आंसर कितना आएगा 6। ठीक है ना, ये था बेसिक। ठीक है ना, एक तो ये हुआ, और हाँ ये भी हो सकता है आपको टॉपिक में आपके क्वेश्चंस में क्वेश्चंस ये दे दे कि उनके योगफल दे दे गुणनफल दे दे। बहुपद देकर अगर आपसे योगफल गुणनफल पूछ सकता है तो आपको योगफल और गुणनफल देकर क्या पूछा जा सकता है कि ये बहुपद बनाइए, कैसे बनेगा। आइए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अगर आपको ये दिया गया हो बच्चे, क्या दिया गया हो, अगर आपको ये पता हो कि बहुपद का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर आपको पता हो, जिसका नाम क्या है बच्चे 5, और आपको क्या पता हो अल्फा इंटू बीटा पता हो, नाम कितना है बच्चे अल्फा इंटू बीटा का 6, और आपसे पूछा जाए बहुपद बनाइए, कैसे बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या था, आप कहेंगे माइनस बी अपान ए।
अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। ठीक है ना। दोनों की तुलना करते हैं, ए और ए कॉमन है, तो ए का जो गुणांक होगा उसको हम लोग सेम बनाएंगे। ए के सामने कुछ नहीं है, नीचे 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। अब देखते हैं ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है, ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है, इसका मतलब हम कहेंगे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1। बी की वैल्यू पूछा जाए तो बी माइनस बी इक्वल टू 5 के, तो बी बराबर किसके होगा बच्चे, -5 के। सी की वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, सी की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है ना, ए बी सी मालूम हो गया। अब हमारा बहुपद बच्चा द्विघात बहुपद किस रूप में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए की वैल्यू तो 1 हो गई तो एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -5 हो गई -5x, और प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई 6। तो यही हमारे पास बहुपद पहले भी था, और इन रिलेशन अगर दिया तो बहुपद कैसे बनाएंगे ये आपने देखा। ठीक है ना, ये था बच्चा बेसिक अर्थात बहुपद के बारे में। क्या बहुपद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कंप्लीट। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे यहाँ इस बहुपद अर्थात दूसरे अध्याय में 2 एक्सरसाइज है, 2.1, 2.3 और 2.2। ठीक है ना। आइए 2.1 और 2.2 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले 2.1, ठीक है ना। 2.1 को देखते हैं, 2 मिनट का काम है, जल्दी से देख लेते हैं। 2.1 में कुछ है नहीं बच्चे। पहला क्वेश्चन है कि कुछ बहुपद px के लिए y इज इक्वल टू px के ग्राफ निम्नलिखित आकृति में दिए गए हैं। एक ग्राफ बना हुआ है हमारे सामने और कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या बताइए। ठीक है ना, कि px के शून्यांकों की संख्या हम पीछे ही पढ़ के आए हैं कि ग्राफ अगर बहुपद x अक्ष को जहां काटेगा वो बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है ना, वो बहुपद के शून्यक की संख्या होगी। हम देखते हैं क्या इस पर हमारा जो ये ग्राफ है क्या x अक्ष को कहीं पर काटा है, आप कहेंगे ये वाली लाइन x अक्ष को कहीं काटा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं काटा। ये x अक्ष को कहीं काटा ही नहीं है, x अक्ष को नहीं काटा, इसलिए शून्यांक की संख्या कितनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए शून्यक की संख्या, आप कहेंगे शून्यक कितना होगा बच्चे, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने x अक्ष को कहीं पे कट नहीं किया, कहीं भी नहीं काटा। ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमारा जो ये बहुपद ग्राफ है क्या वो x अक्ष को कहीं पे कट कर रहा है, क्या वो x अक्ष को कहीं कट कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल कट कर रहा है। कितनी जगह पे कट कर रहा है बच्चे, एक जगह पे कट कर रहा है। एक जगह पे काटने की वजह से हम कहेंगे इसमें जो शून्यक होगा, शून्यक की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1 होगा। ठीक है ना। तीसरे वाले ग्राफ में देखते हैं वही काम बच्चे, x अक्ष को देखना है और बहुपद ग्राफ को देखना है। बहुपद ग्राफ जो हमारा है वो x अक्ष को कहाँ कहाँ काटता है। ठीक है ना, x अक्ष को यहाँ पे काटा 1, यहाँ काटा 2, यहाँ काटा 3, तो हम कहेंगे शून्यक की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे शून्यक की संख्या कितनी होगी बच्चे, 3 होगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा x अक्ष है बच्चे। x अक्ष को बहुपद ग्राफ कितनी बार काटता है, ध्यान से देखना। ये हमारा बहुपद ग्राफ है बच्चे, उसने x अक्ष को यहां काटा और यहां काटा। हम क्या कहेंगे, यहां पर शून्यक की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर यहां शून्यक की संख्या कितनी होगी बच्चे, 2 होगी। 2 जगह पे कट हुआ है इसलिए 2 होंगे। और पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन में ये हमारा x अक्ष है बच्चे। x अक्ष को हमारा बहुपद कहां कहां काटता है, देखिए x अक्ष को एक यहां पे कट किया बच्चा 1, यहां कट किया 2, यहां कट किया 3, यहां कट किया 4। तो हम कहेंगे इसमें बहुपद या शून्यक की संख्या, क्या पूछा गया बच्चे, शून्यक की संख्या। इसमें शून्यक कितने होंगे, तो आप कहेंगे 1 2 3 4, शून्यक की संख्या कितनी होगी बच्चे, 4। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि शून्यक की संख्या बतानी है। ये x अक्ष है हमारा, देखते हैं कहां पे कट किया गया है, 1
ठीक है ना। एक यहाँ पे टच हुआ बच्चे, कटा, दूसरा यहाँ पे कट हुआ और तीसरा यहाँ पे। तो शून्य की संख्या यहाँ पर कितनी होगी, कहेंगे सर यहाँ शून्य की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये 2.1 जिसमें क्वेश्चनों की संख्या सिर्फ इतनी ही थी, 1 2 3, ये ग्राफ बना हुआ था जिसमें ये बताना था कि शून्य की संख्या बताइए। हम ग्राफ में ये पढ़ के आए पीछे ही बेसिक में कि कोई भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार कटे करेगा बच्चे, जितनी बार काटेगा उस बहुपद के उतने ही क्या होंगे, शून्यक होंगे। ये था आपका प्रश्नावली 2.1। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली जिसका नाम है प्रश्नावली 2.2। ठीक है ना। 2.2 में देखते हैं बच्चे क्या होता है। जो भी पीछे हम लोग पढ़ा बेसिक, उसके अलावा तो हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, उसी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना। कह रहा है इनके क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए और इनके गुणांकों के बीच हमको रिलेशन बताना है, रिलेशन स्थापित करना है। ठीक है ना। आइए सबसे पहले इसके हम लोग शून्यक ज्ञात करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। यहाँ भी देख लेते हैं गुणनखंड करने का तरीका बच्चा क्या होता है कि 8 का गुणा हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक में करते हैं। 8 एक कम 8 की गुणा करने पर क्या हो जाए बच्चे, ऐसा 2 नंबर आपको ढूंढना है, ऐसे 2 नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिसको गुणा कर दिया जाए तो 8 हो जाए। लास्ट का चिन्ह माइनस है, माइनस करने पर कितना हो जाए, उन्हीं 2 नंबरों को अगर माइनस किया जाए तो 2 हो जाए। ठीक है ना। ऐसा आपको 2 नंबर ढूंढना है जिसको गुणा करने पर 8। आप कहेंगे सर 4 का गुणा अगर 2 में किया जाए तो 8 हो जाएगा और 4 में से अगर 2 घटाया जाए हमको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब हम इस 2 को हटा देते हैं बच्चे, इस 2 को हटा के वहां क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2। आइए एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बच्चा अंदर गुणा करेंगे, एक्स का भी करेंगे और माइनस का भी करेंगे, दोनों का एक साथ में करेंगे। एक्स का 4 में करेंगे तो 4x माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x माइनस 8। ठीक है ना। उसके बाद का काम होता है कि दो दो पद में हम क्या लेते हैं, कॉमन लेने का काम करते हैं। ठीक है ना। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चे, x बचेगा यहाँ x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन है प्लस 2, बचेगा x माइनस 4। पूरे में देखते हैं क्या कॉमन है, पूरे में कॉमन है x माइनस 4 और x प्लस 2। ठीक है ना। अब गुणनखंड तो हम कर लिए, अब हमको निकालना है शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए हम शून्यक के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, 0 करेंगे। किसके लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए एक बार बच्चे x माइनस 4 को 0 करेंगे तो माइनस 4 उधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। ये पहला शून्यक होगा। और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारा दूसरा शून्यक होगा। ठीक है ना। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है इनके शून्यांकों के बीच में रिलेशन बताइए, जो इनका गुणांक होगा, शून्यांकों और गुणांकों के बीच हमको क्या बताना बच्चे, शून्यांकीय और जो भी गुणांक हैं उनके बीच हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो आइए देखते हैं, जो पहला शून्यक होगा उसका नाम हम लिख देते हैं अल्फा और दूसरा शून्यक जो होगा उसका नाम क्या लिख देते हैं, बीटा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, रिलेशन की बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था बच्चे, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है ना। अगर इसकी तुलना हम लोग अपने व्यापक बहुपद से करते हैं तो अगर a की वैल्यू पूछा जाए तो आप कहेंगे सर a का मान 1 है, b का मान कितना है, -2 है,
सी का मान कितना है -8 है, ये ए बी सी का मान, ठीक है ना। अब कह रहा है इनके गुणांक हो गए, बहुपद का गुणांक और किसके बीच में, शून्यांकों के बीच में हमको क्या बताना, संबंध। आइए संबंधों को देखते हैं। सबसे पहला हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल होता है -b/a, ठीक है ना। अल्फा और बीटा की वैल्यू देखते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चे, कहेंगे 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, कहेंगे -2 है। ठीक उसी प्रकार बी की वैल्यू बच्चा -2 है और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 4 प्लस माइनस 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 कितना होता है, प्लस, सिर्फ 2 बचा, 4 में से 2 गया 2। हम देखते हैं कि दोनों पक्ष लेफ्ट और राइट दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। हमको जांच करना था, इनके बीच में रिलेशन देखना था, गुणांकों के बीच संबंध की वो सत्यापित करिए कि क्या इनके गुणांकों और शून्यांकों के बीच में जो रिलेशन है वो सत्यापित, दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो सत्यापित हो गया। एक बचा हुआ है बच्चे, अभी नाम क्या है, मूलों का अर्थात शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है बच्चे, c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है बच्चे, बीटा की वैल्यू -2 है। सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सी की वैल्यू -8 है अपान 1। 4 दूना 8 -8, और यहाँ भी कितना होगा, -8। हम देखते हैं दोनों पक्ष इस बार भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हमने क्या कर लिया बच्चा, ये हुआ सत्यता की जांच, सत्यापित कर लिए कि बहुपद के शून्यांकों और उनके गुणांकों के बीच में जो रिलेशन है उनका हमने क्या किया, सत्यापन किया, ठीक है ना। ऐसे ही लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस पहले क्वेश्चन में है, कई पार्ट हैं। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट भी यही है बच्चे, आपके पास क्वेश्चन है, तेरा 4s² - 4s + 1, ठीक है ना। काम वही करना, ठीक है ना, कि 1 का मल्टीप्लाई 4 में, 4 1 जा 4 अर्थात 4 1 कम 4। ऐसा 2 नंबर ढूंढिए जिसको गुणा कर दें तो 4 हो जाए, और प्लस करने पर भी कितना हो जाए बच्चे, 4 हो जाए। तो आप कहेंगे सर 2 दूना 4, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो 20 का 4 है उसको हटाकर वहां क्या लिख देंगे, 2 + 2। आइए लिखते हैं 4s² - 2 + 2 s + 1। ये हो गया बच्चा 4s² - s का गुणा करेंगे 2s - 2s + 1। दो पद में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहें इन दोनों में 2s कॉमन है, यहाँ बचा 2 दूना 4 2s - 1। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन लिए, साइन बदल जाएगा। माइनस कॉमन लेने से अंदर के सभी चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जो माइनस में होगा वो प्लस में लिखा जाएगा, और जो प्लस में है वो बच्चे माइनस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। पूरे में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे 2s - 1, और दूसरे में भी 2s - 1, अर्थात दोनों मान इक्वल है, दोनों गुणनखंड क्या हुए, इक्वल हुए। अब अगर मुझे इनका क्या निकालना हुआ बच्चे, शून्यांक निकालना हुआ, क्या निकालना हुआ, शून्यांक। तो शून्यक के लिए हम क्या करेंगे, शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, दोनों को 0 करना, अर्थात 2s - 1 = 0। तो 2s = होगा 1, और s = होगा 1/2, अर्थात दोनों बार इक्वल करने से पहला भी मान 1/2 आएगा और दूसरा भी मान क्या आएगा, 1/2। जो पहला मान होगा उसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे, अल्फा, और दूसरे का मान क्या लिखेंगे, दूसरे का नाम बीटा लिखेंगे, ठीक है ना। अब इनके बीच रिलेशन को देख लेते हैं। रिलेशन को देखने के लिए आइए अपने बहुपद को फिर से लिखते हैं। बहुपद का नाम 4s² - 4s + 1 की तुलना करेंगे व्यापक बहुपद से। तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 4, b की वैल्यू कितनी है, -4, और c की वैल्यू कितनी है, +1, ठीक है ना। अल्फा बीटा का मान सामने आप निकाल चुके हैं। आइए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा = -b/a।
अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चे, अल्फा की वैल्यू वहां 1/2, 1/2, बीटा का मान भी 1/2 है, माइनस बी का मान कितना है -4 है, और ए का मान भी कितना है बच्चे 4 है। ठीक है ना, आधा और आधा 1/2, 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 कम 4, आंसर कितना है 1। हम देखते हैं दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात की देखिए जाए, अर्थात मूलों का गुणनफल या शून्यांकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो अल्फा का मान कितना है बच्चे, तो आप कहेंगे अल्फा का मान 1/2 है, बीटा का मान भी 1/2 है, सी का मान देखा जाए तो बच्चे 1 है, और ए का मान कितना है 4 है। गुणा करते हैं, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4। यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम ये कहेंगे, ठीक है ना, हमको इनके संबंधों के बीच में सत्यता की जांच करनी थी। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम इस सत्यता की जांच कर लिए। ठीक है ना, ऐसे ही अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 6x² - 3 - 7x। थोड़ा सा इसको बदल लेते हैं, क्वेश्चन को बदलने का मतलब सीक्वेंस से लिख लेते हैं, 6x² - 7x और -3, और जैसे करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन को करते हैं। क्या बच्चे करते आए हैं कि 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18। ऐसा दो नंबर आपको ढूंढना है जिसको गुणा कर दें तो 18 हो जाए, और माइनस करने से क्या हो जाए 7 हो जाए, और घटाने से क्या हो जाए 7 आ जाए। ऐसा आपको दो संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर 18 आता हो और घटाने पर 7 आता हो। आप कहेंगे 9 और 2, 9 दूना 18 होता है, और 9 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। मतलब 7 को हटाना है बच्चे, और हमको उसकी जगह पे क्या रखना है 9 - 2। आइए रखते हैं, 7 को हटा देते हैं, वहां क्या लिखते हैं 9 - 2 x - 3। ठीक है ना, x का अंदर गुणा करते हैं और माइनस का भी, -9x माइनस माइनस +2x -3। कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है तो आप क्या कहेंगे 3x, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो 1 कॉमन होगा। जहां कुछ नहीं वहां पे 1। ठीक है ना, जहां भी कुछ ना हो, जहां भी कुछ नहीं कॉमन होगा वहां पे 1, तुरंत 1 ले लीजिए। ठीक है ना, तो प्लस में लिए तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2x - 3। पूरे में क्या कॉमन है बच्चे, तो आप कहेंगे पूरे में 2x - 3, और दूसरे में 3x + 1। और शून्यक, शून्यक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 0 करना है बच्चे। शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2x - 3 को 0 करते हैं, 2x - 3 उधर जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और 2 इंटू में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू आई 3/2, x बराबर 3/2। ऐसे ही मैं दूसरे को अगर 0 करूं, नाम है 3x + 1 = 0, तो 3x = 1 -1, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 अगर मैं उधर ले चलूं -1/3, अर्थात x का मान आएगा -1/3। पहले का नाम हम क्या लिखेंगे बच्चे, पहले का नाम लिखेंगे अल्फा, और दूसरे का नाम क्या लिखेंगे बीटा। प्रत्येक क्वेश्चन में हमको यही काम करना है। ठीक है ना, सभी सवाल पहले क्वेश्चन में जितने में हमसे ये पूछा गया है सब में हम यही काम करते हुए आएंगे। ठीक है ना, आइए बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं, आगे संबंध स्थापित करते हैं। फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा है 6x² - 7x - 3। तुलना करते हैं तो a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 6 है, b की वैल्यू कितनी है बच्चे -7 है, और c की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले सबसे पहले बच्चे अल्फा + बीटा - b/a,
अल्फा की बात किया जाए तो अल्फा का मान वहां निकाले हम लोग कितना बच्चे 3/2, बीटा का मान कितना निकाले हैं -1/2, यहाँ माइनस बी की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6। इसी को सॉल्व करना है। यहाँ 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा बच्चे 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा बच्चे। हम देखते हैं कि दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, ठीक है ना। एक पार्ट बचा हुआ है, ठीक है ना। सेकेंड, अर्थात अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चे, C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चे 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है कहेंगे -1/3, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है बच्चे तो आप कहेंगे 6 है। आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा -3, 3 दूनी 6, उधर भी क्या होगा -3/6। हम देखते हैं दोनों पक्ष क्या हो गए हैं, बराबर हो गए, ठीक है। दोनों बराबर हो गए तो सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना, उनके शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हम देखते हैं 4u² + 8u। इसमें हम देखते हैं अचर पद है ही नहीं है, जो है नहीं है उसको आप जीरो मान सकते हैं, जो नहीं है उसका मतलब वो जीरो है, ठीक है ना। फिर भी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड ये है कि अगर किसी भी बहुपद या किसी भी सवाल में अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो पहला काम क्या करेंगे बच्चे, उसमें क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो 4u क्या है बच्चे, कॉमन है, ठीक है ना। यहां बचेगा u तो यहां बचेगा 4 दूना 8, ठीक है ना। इसका गुणनखंड हो गया। अब शून्यांक निकालना हुआ तो जीरो कर लेते हैं, ये तो कांस्टेंट है, बाकी को हम जीरो कर लेते हैं। शून्यांक के लिए अगर देखा जाए, अगर मैं कहूं किसके लिए बच्चे, शून्यांक या शून्यक के लिए, चलिए पहले u को जीरो करते हैं तो ये इक्वल टू 0, एक वैल्यू हो गई। अगर u + 2 को जीरो करते हैं तो u की वैल्यू कितनी होगी -2। पहले वाली वैल्यू का नाम क्या रखेंगे, अल्फा, और दूसरे वाली वैल्यू को क्या रखेंगे, बीटा, ठीक है ना। रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है ना, इनके गुणांकों और शून्यांकों के बीच में क्या रिलेशन है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है 4u² + 8u, ठीक है ना। तो a की वैल्यू कितनी होगी बच्चे तो आप कहेंगे 4, b की वैल्यू कितनी होगी कहेंगे 8, c मतलब कांस्टेंट है ये नहीं है, जो नहीं है उसकी वो क्या होगा, 0 होगा, जो नहीं होगा उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे, 0 होगी। आइए सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू अगर देखा जाए तो अल्फा की वैल्यू हम निकाले कितना है बच्चे 0, प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला है -2 इक्वल टू -b। b की वैल्यू कितनी है बच्चे, b की वैल्यू कितनी है 8 है, a की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व कर लेते हैं, ये -2 हो गया, 4 दूना 8, ये भी -2 होगा, तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। एक दूसरा रिलेशन हमारे पास क्या है बच्चे, शून्यांकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा की वैल्यू बच्चे 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4। हम जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया जाए या किसी संख्या से 0 में भाग किया जाए, हमारा आंसर कितना आता है, 0 आता है, ठीक है ना। ये हम देखते हैं कि दोनों पक्ष बराबर हो गए, ठीक है ना, सत्यता की जांच हो गई, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन हो गए, 4। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन है पहले का 5वां पार्ट। लिखा क्या है, t² - 5, अर्थात t² है, कांस्टेंट है, x² अर्थात t का गुणांक हमारे पास है ये नहीं है, ठीक है ना, उसको 0 मान के चलते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अगर लगाना हुआ, अगर मैं बताऊं, एक तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आप इस क्वेश्चन को लगाने के लिए वर्गांतर का सूत्र, इसको वर्गांतर में बना दीजिए, अर्थात 15 को हम लोग लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर,
अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी। इसका मतलब इन दोनों को पकड़ के एक ब्रैकेट में क्या करें, जोड़ दें, और दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को क्या करें, घटा दें। आइए इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे में क्या लिख सकते हैं टी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है ना, ये हो गया गुणनखंड। ठीक है ना। अब शून्यक निकालने के लिए अगर आपसे कहा जाए, शून्यक के लिए इसको जीरो करेंगे, t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आएगी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है ना, एक। दूसरा अगर हम t माइनस अंडर रूट 15 को 0 करें, ठीक है ना, तो t की वैल्यू आएगी अंडर रूट 15। ये दूसरी वैल्यू है। पहली वैल्यू का नाम क्या लिखेंगे, अल्फा, दूसरे का नाम क्या लिखेंगे, बीटा। हाँ, अगर इसका मान शून्य, इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर इसका शून्य निकालना हो तो हमको इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमको नहीं पता इसका शून्य, हम इसी को डायरेक्ट क्या कर देंगे, 0 कर दीजिए। तो माइनस 15 उधर जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा 15। स्क्वायर जब हटता है बच्चे तो उधर क्या लगता है, अंडर रूट, वो भी दोनों चिन्हों के साथ, प्लस और माइनस के साथ। एक टी का मान कितना होगा, प्लस अंडर रूट 15 और दूसरे का नाम क्या होगा, माइनस अंडर रूट 15। तो एक का नाम क्या रखेंगे, अल्फा, और दूसरे का नाम क्या रखेंगे, बीटा। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है ना, दोनों तरीके से, दोनों इजी हैं, कोई भी कठिन नहीं है, चाहे इससे लगाइए चाहे उससे, दोनों तरीका ही अच्छा है। ठीक है ना। अब संबंध की बात कर लेते हैं, रिलेशन। आइए देखते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो आप कहेंगे ए 1 है। इसमें बी है ही नहीं है, जो नहीं होगा उसका गुणांक कितना होगा, 0 होगा। उसी का मान कितना है, माइनस 15। ठीक है ना। अब रिलेशन देखते हैं। सबसे पहला, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बटे ए। अल्फा का मान कितना है बच्चे, अल्फा का मान हम देखेंगे तो कहेंगे सर अंडर रूट 15, या इससे लिखेंगे तो माइनस लिखिए, उधर लिखिए, चाहे किसी को आगे पीछे लिख सकते हैं। दूसरा माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा। माइनस बी का मान देखा जाए तो 0 है, ए का मान कितना 1 है। ये 15 से 15 कैंसिल, 0 हुआ। 0 में किसी भी नंबर से भाग करेंगे 0 आएगा, दोनों इक्वल हो गए। ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार सेकंड, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू अगर देखा जाए अंडर रूट 15, बीटा की वैल्यू देखा जाए माइनस अंडर रूट 15। सी का मान देखा जाए माइनस 15 और ए का मान कितना है 1। माइनस 15 माइनस अंडर 15 करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा बच्चे, माइनस 15 बचेगा और ये माइनस 15। यहाँ भी हम देखते हैं कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये थी इसकी सत्यता की जांच। ठीक है ना, ये था पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5वां था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पहले का छठा क्वेश्चन है आपके सामने। छठा क्वेश्चन क्या है बच्चे, कि वही रूल्स नहीं बदलेगा। 4 का गुणा 3 में, 4 तिहाई 12। ऐसा दो नंबर ढूंढिए जिसको गुणा कर दे तो 12 हो जाए। यहाँ 1 लिखा है और घटाने पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12 होता है और 4 में से अगर 1 घटा देंगे तो, 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। एक को हटाएंगे, वहां 4 माइनस 3 लिखते हैं। आइए लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है ना। 3x स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा करेंगे 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4। चलिए कॉमन लेते हैं, दो में ये हो गया 3x। इसमें कॉमन क्या है बच्चे, आप कहेंगे सर इसमें सिर्फ x कॉमन है, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या, कुछ नहीं कॉमन, जहां कुछ नहीं कॉमन वहां कौन कॉमन, एक कॉमन होगा।
ये हो जाएगा 3x माइनस 4। पूरे में क्या कॉमन है बच्चे, तो आप कहेंगे 3x माइनस 4 और बचेगा कितना, x प्लस। शून्य शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चे, शून्य के लिए थ्री एक्स माइनस 4 को जीरो करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 4, ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। ठीक है ना, एक जिससे हम क्या कहेंगे अल्फा, दूसरा जो लिखा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हमारा किसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। पुनः आइए देखते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसमें देखते हैं a की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 3 है, b की वैल्यू बच्चा x का गुणांक कितना है, -1 है, और अगर देखा जाए c का गुणांक तो आप क्या कहेंगे, -4 है। ठीक है ना। अब आइए सत्यता की जांच करते हैं। उसकी जांच के लिए सबसे पहले क्या, अल्फा और प्लस बीटा को देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा की अगर बात किया जाए तो फार्मूला होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं बच्चे, कितना है, 4/3, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस बी की वैल्यू कितनी है बच्चे, -1, और ए की वैल्यू कितनी है, 3। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 प्लस माइनस 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 प्लस 1/3, 3 एक कम 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 1/3 यहाँ भी है बच्चा, 1/3 उधर भी है। लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, बराबर है। लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a। अल्फा की वैल्यू बच्चे कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 4/3, गुणे बीटा की वैल्यू कितनी है, -1, और c की वैल्यू कितनी है, कहेंगे -4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 3। गुणा कर लेते हैं, 4 एक कम 4 -4/3 बराबर -4/3। हम देखते हैं लेफ्ट और राइट आपस में क्या है, इक्वल है। हम कहेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच का रिलेशन हमको सत्यापित करना था। ठीक है ना, हमने सत्यापित कर दिया कि लेफ्ट और राइट दोनों में क्या है, बराबर, अर्थात उनके शून्यांकों और उनके गुणांकों का रिलेशन आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लिखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यांकों या जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, शून्यांकों का योग पता है और उनका क्या पता है बच्चे, गुणनफल आपको पता है। ठीक है ना। कह रहा है उनका क्या बताइए, हमको द्विघात बहुपद बताइए। ठीक है ना। एक मेथड तो यही है कि आप फार्मूले पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात बहुपद यदि आपको मूल पता हो, यदि शून्यक ज्ञात हो, यदि शून्यक ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप इस फार्मूले से आसानी से किसी भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी XYZ, आप उसको इस फार्मूले से, अगर आपको द्विघात बहुपद बनाना हुआ तो। ठीक है ना। वैल्यू पुट करिए, क्योंकि ये जो पहली वैल्यू है आप कहेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा है, और सेकेंड वैल्यू जो आपके पास है वो क्या है बच्चे, अल्फा इंटू बीटा है। पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, क्या कहेंगे, 1/4, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। ये आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x -1। ये आपका क्या हुआ, द्विघात बहुपद हो गया। एक तो ये हुआ मेथड। ठीक है ना।
4 आपके पास अगर भिन्न में है तो आप इसको 4 कॉमन ले लीजिए 1/4 को, तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कैसे कर सकते हैं बच्चे, आइए देखते हैं। इसके अलावा हमको ये गिवन है, हमको गिवन है बच्चे, पीछे हमने बेसिक में ये सब पढ़ के आए हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना है, -1। और हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, तो आप कहेंगे -b/a, ये क्या होता है, c/a। हमने देखा यहाँ a की वैल्यू 4 है, यहाँ a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है ना। अगर वो 4 है तो उसको 1 बनाइए जो दोनों में सेम हो, इन दोनों में a सेम था, इधर भी सेम करेंगे। यहाँ a अगर 4 है तो यहाँ भी a 4 होना चाहिए, अगर a यहाँ 1 है तो वहां भी 1 4, क्योंकि a और a तो इक्वल ही होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 4 बनाते हैं, 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी 4 से गुणा और यहाँ भी 4 से गुणा, तो 1 क्या जाएगा, 4 एकम 4 बटे 4 एकम 4। अब हम देखते हैं अगर तुलना किया जाए, पूछा जाए a का मान बताइए, तो आप कहेंगे a का मान सर 4 है। पूछा जाए b का मान बताइए, तो यहाँ b है, -b बराबर 1 है, तो b की मान कितना आएगा, -1 होगा। c का मान, c के सामने क्या लिखा है बच्चे, -4 लिखा है, -4 लिखेंगे। अब द्विघात बहुपद होता क्या है, तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह क्या लिखेंगे, 4, तो 4x² प्लस b की जगह क्या लिखेंगे, -1x, 1 लिखा नहीं जाएगा। c की जगह क्या लिख देंगे बच्चे, -4। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। इसी मेथड से आप इसके सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं इस सेकेंड पार्ट के, जितने भी पार्ट होंगे सेकेंड में, सबको इसी मेथड से आपको लगाना है और बहुत इजी होता है। आइए सेकेंड को देखते हैं। लिखा गया है मूलों का योगफल, अर्थात ये आपके पास क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा है, उनका गुणनफल है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, सेम उसी तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए क्या बताइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता क्या है, आप कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, आप क्या कहेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। और ये किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे ये √2 के इक्वल है। आज से पूछा जाए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताइए, होता है c/a। और ये किसकी बराबर है, कहेंगे 1/3 के। यहाँ a की वैल्यू 1 है, वहां a की वैल्यू 3 है। a को बराबर करना है, a को बराबर करना है तो 1 को तो 3 बना ही सकते हैं, ऊपर नीचे क्या करेंगे बच्चे, 3 से गुणा कर लीजिए, तो -b/a किसके बराबर आ गया, 3√2/3, और वहां a का मान पहले से 3 है। तो हमारा जो बहुपद होगा बच्चे, हमारा बहुपद क्या बन के आएगा, तो आप क्या कहेंगे, हमारा बहुपद क्या बन के आएगा, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह पे क्या लिखेंगे, तो कहेंगे सर a की वैल्यू अगर देखा जाए, यहाँ भी 3 है, a की वैल्यू यहाँ भी 3 है, a की जगह क्या लिखेंगे, 3x²। b की जगह देखा जाए, -b की वैल्यू ही, इसका मतलब माइनस में वैल्यू आएगी, 3√2x। c की वैल्यू देखा जाए, c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू 1 होगी। ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। सभी क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना, आसानी से अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे, कुछ भी नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जो पहली वैल्यू वो किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। सेकेंड वैल्यू किसकी है, कहेंगे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर है क्या, तो आप कहेंगे -b/a होता है, और इसकी वैल्यू किसके है, 0 के। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के, और इसकी वैल्यू किसकी बराबर है, √5 के। इसको बटे 1 लिख सकते हैं, इसको भी बटे 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखते हैं a इक्वल है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 है। तो b की वैल्यू क्या है, 0 लिखी। c की वैल्यू क्या लिखा हुआ है बच्चे, √5 लिखा हुआ है। इक्वेशन हमारा क्या, मतलब हमारा बहुपद क्या बनेगा बच्चे, ax² प्लस bx प्लस c। a की जगह 1 लिखेंगे, 1 लिखा नहीं जाएगा। b का 0 रखेंगे, 0 रखते ही पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c की जगह क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे।
तो बहुपद बन गया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे को देखते हैं। तीसरे के बाद चौथे की कहानी देखते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये अल्फा प्लस बीटा है और ये हमारा अल्फा इंटू बीटा है। अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू है कितनी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए होता है और इसकी वैल्यू है कितनी, कहेंगे 1 है। इसको भी अपान 1 लिख सकते हैं, इसको भी अपान 1। इसका मतलब तुलना करने पर ए यहाँ भी 1 है और ए यहाँ भी 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चे, -1 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 1। तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अर्थात ए की जगह 1 लिखा नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर बीटा अर्थात बी की वैल्यू -1 लिखा नहीं जाएगा, एक्स प्लस सी की वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना। यहाँ इक्वल 0 नहीं होता बच्चे, ये बहुपद है, इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दूसरे का चौथा क्वेश्चन हुआ। अगर मैं दूसरे की पांचवें क्वेश्चन की बात करूं तो सेम वही काम, कोई बदलाव नहीं। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा है बच्चे, और ये हमारा क्या है, अल्फा इंटू बीटा। किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दम तो एक पैसा का नहीं है, ठीक है ना। बहुपद नाम छोटा सा है, ठीक है ना, और बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपको इस चैप्टर में आए हुए सारे क्वेश्चन बोर्ड में आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, माइनस बी अपान ए, और इसकी वैल्यू है कितनी, कहेंगे -1/4। अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बटे ए, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। यहाँ भी देखते हैं ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है, तो इक्वल करने की आवश्यकता नहीं, ए की वैल्यू 4 हो गया। बी के सामने क्या लिखा है, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू कितनी होगी, 1। सी की वैल्यू देखते हैं कितनी लिखे, कहेंगे 1, ठीक है ना। तो हमारा बहुपद क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह 4 लिखेंगे बच्चे, 4x स्क्वायर, बी की जगह 1 लिखेंगे, 1 लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ x प्लस 1। ये आपका क्या हुआ, बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पांचवा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का और इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। दूसरे का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चे, छठा क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आइए देखते हैं इसको। ये हमारा क्या है, क्या कहेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है बच्चे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता क्या है, क्या कहेंगे, माइनस बी अपान ए, जो किसके बराबर है बच्चे, 4 के। और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपान ए, जो किसके बराबर है, 1 के। इसको भी बटे 1 लिख सकते हैं और इसको भी बटे 1 लिख सकते हैं। अगर दोनों को ध्यान से देखा जाए, ए की वैल्यू यहाँ भी 1 है और यहाँ भी ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो बराबर पहले से है, बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है। हम क्या कहेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, कहेंगे 1 है। बी की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो आप कहेंगे बी की वैल्यू -4 है। सी की वैल्यू पूछा जाएगा, क्या बताएंगे, सी की वैल्यू 1 है। बहुपद क्या बनाएंगे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चा, 1 लिखा नहीं जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -4 सी की वैल्यू +1। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बहुपद बन गया, ठीक है ना। ये था बच्चा क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का और इस पूरे चैप्टर का नाम था बहुपद। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुपद चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर था कक्षा 10, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आप लोग इसको ईमानदारी से पूरी क्लास को मन लगा के पढ़िएगा, बहुत कुछ है नहीं, अगर एक बार भी अच्छे से देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको रिवाइज करिएगा आप लोग। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय को लेकर आते हैं, ठीक है ना, अर्थात अगली क्लास अगला चैप्टर जिसका नाम होगा बच्चे आपके
दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।